नमस्कार, पेरेंटी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल भजनलाल मंत्री परिषद की पहली बैठक होगी। सुबह 11:15 बजे भजनलाल मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री सभी इस बैठक में शामिल होंगे। 19 जनवरी से जो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, ये परंपरा है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो कैबिनेट में पहले उस पर चर्चा होती है और जो 100 दिन की कार्य योजना बनाई है विभिन्न आईएएस अधिकारियों ने मिलकर के कंपनी जो दूसरे विभागीय ब्यौरा और विकास के लिए विकास संकल्प यात्रा और सब चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा होगी। चूँकि लोकसभा चुनाव सामने है तो क्या परफॉर्म करके दिखाना है, किस लाइन पर चलना है सरकार को और सरकार को जनता के सामने क्या प्रदर्शित करना है अगले 3 महीने के दौरान, इसकी रूपरेखा वहाँ पर रखी जाएगी। एजी नियुक्त होना है। मैंने पहले भी पेनल्टी कॉर्नर में जिक्र किया था कि एजी नियुक्त नहीं हुआ है, इस कारण पैरवी नहीं हो पा रही सरकार की हाईकोर्ट में। उस पर भी शायद कल विचार संभव है। इसके अलावा काफ़ी कुछ चर्चाएं अनऑफिशियली भी होंगी, राय ली जाएगी मंत्रियों की, खासतौर पर आरपीएससी की मुद्दों पर भी वहाँ पर चर्चा होने की संभावना है। एजेंडा आमतौर पर पहले नहीं बताया जाता है, ये सीक्रेट होता है, लेकिन जो पता लग रहा है वो ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण और विधानसभा की तैयारी, सत्र की तैयारी, उसको लेकर चर्चा होगी। दूसरी प्रमुख बात आज मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा सत्र के ठीक पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये परंपरा है सर्वदलीय बैठक बुलाने की। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को, कांग्रेस में चूंकि प्रतिपक्ष का नेता तय हो गया है, टीकाराम जूली, उनको बुलाया गया है। मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही मौजूद, सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक भी मौजूद रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री भी रहेंगे। साथ में यदि कांग्रेस अपना सचेतक नियुक्त कर देती है कल तक तो वे भी रहेंगे और आरएलपी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत जो बाप के विधायक हैं, नेता हैं विधायक दल के, वो रहेंगे। और जो दूसरी एक पार्टी है आरएलपी के अलावा, जिसने इसके सुभाष गर्ग प्रतिनिधि हैं रालोद राष्ट्रीय लोकदल के, उनको भी आमंत्रित किया गया है। जो सदन में जिस पार्टी के नेता होते हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है। बसपा के लीडर भी मौजूद रहेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने घोषणा कर दी है कि वो कल की सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है, भाजपा ने वादा किया था चुनाव के दौरान कि आरपीएससी को भंग करेंगे, आरपीएससी भंग करो फिर मैं बैठक में शामिल होऊंगा और जिस वादे के साथ आप चुनाव जीत के आए उस वादे को निभाओ। अब आरपीएससी कैसे भंग हो सकती है? आरपीएससी भंग करना सरकार के हाथ में नहीं है मेरे ख्याल से। जहाँ तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रपति के स्तर पर राज्यपाल की सिफारिश पर ही हो सकता है। राज्य सरकार इसमें खुद कुछ कर पाए ये मुझे लगता नहीं है, पर मांग है हनुमान बेनीवाल की कि राज्य सरकार को इनिशिएट करना चाहिए कि आरपीएससी भंग हो। क्योंकि इस वक्त देश में लगभग राज्य में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में और दिल्ली में एक ही पार्टी सरकार है और राज्यपाल को भी संदेश दिया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी आग्रह निवेदन किया जा सकता है। ऐसा मानते हुए शायद उन्होंने ये कहा है। आरपीएससी का पद संवैधानिक पद होता है। वो कह रहे हैं कि बाबूलाल कटारा आज भी आरपीएससी की वेबसाइट पर नजर आ रहे हैं मेंबर, जो कि पकड़े गए, जेल में हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। सरकार के ऊपर कोई नहीं है। सरकार चाहे है तो सरकार राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड भेज किया जाए। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो स्टेट में जिनकी सरकार है, दिल्ली में इन्हीं की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत इन नौजवानों की बदौलत हुई। तो मैंने सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो जवान की पार्टी, राजस्थान के अंदर किसान की पार्टी है और जवान किसानों के लिए सबसे लंबी लड़ाई आरएलपी पार्टी ने, चाहे लोकसभा के अंदर में था, यहाँ था, लड़ाई लड़ी। और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस सर्वदलीय बैठक में इसलिए हिस्सा नहीं लूंगा कि आरपीएससी को भंग करे सरकार, ये हमारी मांग है। आरपीएससी भंग करे, कटारा सहित तमाम जो लोग हैं, अभी तो कटारा ही नहीं हटा जो जेल के अंदर है। आप बताइए किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव सामने हैं। भाजपा ने आधी आबादी को
कैसे वोटिंग पैटर्न को उनके अपने पक्ष में किया जाए, इस पर काम शुरू कर दिया है। और शक्ति वंदन अभियान चला है, जिसकी आज बड़ी कार्यशाला हुई। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और किरोड़ीलाल मीणा भी जिसमें थे, और विजय रहाटकर जो इसकी राष्ट्रीय संयोजिका है शक्ति वंदन अधिकार की, यानी शक्ति वंदन नारी शक्ति की वंदना, वो भी वहाँ मौजूद थे। विजय रहाटकर थी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, पदाधिकारी थे महिला मोर्चा के। और दिन भर इस बात पर हुआ कि स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से हम जिनको पैसा देते हैं, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पैसा देते हैं, उनके माध्यम से कैसे अपनी बात को महिलाओं तक पहुंचाया जाए, कि किस तरह महिलाओं के हित में सरकारें काम कर रही दोनों, क्या क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जाए और परोक्ष रूप से लोकसभा चुनाव में भी उसका फ़ायदा मिले। इस पर पूरे दिन चर्चा हुई, कार्यशाला हुई और 5 साल की राजकाज पर भी समीक्षा हुई। बहुत सारी बातें जो होती हैं वो हुई हैं। लेकिन इस कार्यशाला के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने, जो विधायक हैं, मंत्री हैं राज्य सरकार में इस वक्त, और सांसद सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने पॉलिटिकल बात कही हमसे। आइए सुनते हैं क्या कहा दोनों ने इस कार्यशाला के बाद। मातृशक्ति वंदन देश की आधी आबादी को सशक्तिकरण करना, विधानसभा लोकसभा में भी भेजना और धरातल पर महिलाओं को ऐसी योजनाओं से जोड़ना जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें। और उस दृष्टि से आज हमने जो स्वयं सहायता समूह की प्रमुख महिलाएं उनको बुलाया है। आजीविका मिशन जो केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है, और बाय द वे वो विभाग मेरे पास आ गया, तो उस दृष्टि से आज मेरा यहाँ संबोधन है, प्रबोधन है। यहाँ चिट की सरकार थी पहले, जो पिछले 5 वर्षों में झूठ और लूट के अलावा कोई काम नहीं किया। यहाँ एक सशक्त नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए वो कहते हैं ना कि जिनकी ज़मीन खिसकती है वो इस प्रकार के बयान देते हैं। तो विधानसभा में तो जनता ने आपको आईना दिखा दिया, लोकसभा में भी तैयार रही है। कल पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के यहाँ छापा पड़ा था ईडी का, और मैंने कहा था कल भी आपसे, कुछ कटर मंगाए गए कुछ काटने के लिए। ऐसा पता लगा है 5 बक्से मिले थे उनको काटने, उनकी चाबियाँ नहीं मिली, तो काटने के लिए बक्से कटर मंगाए गए, लेकिन उन बक्सों में भी कुछ नहीं मिला, ऐसा हमें पता लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, कहा कि ये एक तरफा कार्रवाई है और वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, जो बीजेपी में चला जाए वो सब दूध के धुले हो जाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महेश जोशी के यहाँ छापे पर। ये तो रोज छापे पड़ते हैं, पिछले 10 साल से ही काम हो रहा प्रदेश के अंदर। कब किसके छापे पड़ रहा है, क्योंकि इनके तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है। ये बड़े बड़े छापे डालते हैं, धमकी देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे ही किया इन्होंने, गुजरात में ऐसे ही किया, आपके मध्य प्रदेश में ऐसे ही किया। जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, ये करवाते हैं ये लोग अपनी पार्टी बीजेपी, और वॉशिंग मशीन लगी हुई बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। पूरा देश देख रहा है इन हरकतों को। आने वाले वक्त में जनता बख्शेगी नहीं। आज जो घमंड और अहम चल रहा है ना, ये कब तक चलेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। वाजपेयी जी गवर्नमेंट में इंडिया साइनिंग हो रहा था, फील गुड हो रहा था, कानों कान खबर नहीं लगी, सरकार चली गई। तो मेरा मानना है ये सरकार भी जो है, जो हरकतें कर रही है, कोई पता नहीं लगेगा कब चली जाए। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जयपुर में हुई लोकसभा चुनावों को लेकर। रजनी पाटिल सांसद जिसकी अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। कई संभावित प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। खासतौर पर अजमेर के रामचंद्र चौधरी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने 8 विधानसभा के प्रमुख नेताओं को साथ लेकर 35 साल से वो डेयरी चेयरमैन अजमेर के, डेयरी दूध उत्पादक समितियों में उनका जाल है पूरे ज़िले में, तो उन्होंने आज प्रदर्शन किया। उनके अलावा कई सारे लोग अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आए
अपना परिचय दिया, अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। लेकिन आज दो प्रमुख घटनाएं इनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक सबसे बड़ी बात तो रंधावा ने बोली, सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश प्रभारी ने, कि जब वो सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा सकते हैं तो हम चुने हुए विधायकों को सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ा सकते। यानी कि जो विधानसभा में जीतकर आ गए उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, ये संकेत उन्होंने दिए। खासतौर पर मैंने पहले भी आपसे एक जिक्र किया था कि कई जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस के पास टक्कर देने वाले प्रत्याशी नहीं है और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव हार गए या जीत गए विधानसभा का। डॉक्टर सीपी जोशी का नाम मैं खासतौर पर लेना चाहता हूं, जो नाथद्वारा से चुनाव हार गए। सचिन पायलट का नाम लेना चाहता हूं, जो अजमेर से पहले सांसद रह चुके हैं, दौसा से सांसद रह चुके हैं। दौसा तो रिजर्व है, लेकिन टोंक सवाईमाधोपुर से या अजमेर से लड़ सकते हैं। डोटासरा खुद सीकर से लड़ सकते हैं, जहां काफ़ी बहुमत है कांग्रेस के पास। तो ऐसे कई लोगों को लड़ाया जा सकता है, ये संकेत आज मिल गया। दूसरी प्रमुख बात रजनी पाटिल ने ये कही है, खुद ने, चेयरपर्सन जो है स्क्रीनिंग कमेटी की, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। हम अगर एक दूसरे को हराना छोड़ दें, एक दूसरे का साथ दें, मिलकर चलें, तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। हमारी कोशिश होगी, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, हम सब एक होकर के लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में जीत हमें मिलेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही है रजनी पाटिल ने, चेयरपर्सन, जो कि इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन राजस्थान के लिए बनाई गई लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आज ये एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कल कांग्रेस की वार रूम में इलेक्शन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, ऐसी 2-3 बड़ी प्रमुख बैठकें होने वाली है। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि एक आध दिन में मुख्य सचेतक भी घोषित कर दिया जाएगा और कांग्रेस कमर कस के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा में आज मुख्यमंत्री दिल्ली थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले वो, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले। भूपेंद्र यादव राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी सीट अभी खाली हो रही है। क्या भूपेंद्र यादव दोबारा राज्यसभा से में जाएंगे या उनकी संभावना है अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ने की? क्या भूपेंद्र यादव लोकसभा चुनाव अलवर से लड़ेंगे? क्या मुख्यमंत्री और उनके बीच आज इस विषय पर कोई चर्चा हुई है? पता लगेगा तो हम आपको बताएंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही, नमस्कार।